द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं थी, ये एक साकार हुआ सपना था। ये वो साम्राज्य था जिसे खुद भगवान कृष्ण ने बनाया था। जरा सोचिए, एक पल के लिए ही सही, एक ऐसा शहर जो इतना शानदार था कि उसके टावर सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकते थे। यही थी द्वारका, यादव कुल की राजधानी, समृद्धि और दिव्य योजना का प्रतीक। ये भारत के पश्चिमी तट पर बसी थी, जहां गोमती नदी अरब सागर से मिलती है। कहानियां कहती हैं कि ये इमेंस ब्यूटी और स्ट्रेंथ की जगह थी, समुद्र और अपने डिवाइन किंग की इच्छा से सुरक्षित एक किला। ये धर्म का बीकन और अपने लोगों के लिए एक सैंक्चुरी था, अपने समय का एक सच्चा जून। भगवान कृष्ण ने मथुरा में अपने टिरानिकल मामा कंस को हराने के बाद एक नई राजधानी बनाने का फैसला किया। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जो उनके दुश्मनों जरासंध और काल यवन से सुरक्षित हो। इसलिए उन्होंने समुद्र के किनारे ये जमीन चुनी। सेक्रेड टेक्स्ट्स बताते हैं कि उन्होंने देवताओं के डिवाइन आर्किटेक्ट विश्वकर्मा को इस ग्रैंड शहर को बनाने के लिए बुलाया। शहर को बारीकी से प्लान किया गया था, जिसमें वाइड रोड्स, स्प्रॉलिंग पब्लिक स्क्वेयर्स, मैग्निफिसेंट पैलेसेस और लश गार्डन्स थे। वाइड रोड्स, स्प्रॉलिंग पब्लिक स्क्वेयर्स, मैग्निफिसेंट पैलेसेस, लश गार्डन्स, सब कुछ परफेक्शन के साथ डिजाइन किया गया था, जो डिवाइन ऑर्डर और एक प्रॉस्परस सोसाइटी को दिखाता था जो कृष्ण के लविंग गाइडेंस में रहती थी। ये इस बात का प्रूफ था कि विजन और डिवाइन ग्रेस से क्या हासिल किया जा सकता है। द्वारका के निवासी शांति और खुशी से रहते थे। उन्हें कृष्ण की डिवाइन प्रेजेंस से प्रोटेक्शन मिला हुआ था। ये शहर अपनी दौलत के लिए जाना जाता था, सिर्फ सोने और गहनों में ही नहीं, बल्कि कल्चर और नॉलेज में भी। ये ट्रेड, आर्ट और स्पिरिचुअलिटी का एक बस्टलिंग हब था। ट्रेड, आर्ट, स्पिरिचुअलिटी। दूर दूर से लोग इसकी स्प्लेंडर देखने और अपने लॉर्ड का आशीर्वाद लेने आते थे। हर गली और हर इमारत डिवोशन और कम्युनिटी की कहानी कहती थी। माहौल खुशी से भरा था और लोग सुरक्षित महसूस करते थे, ये जानकर कि उनके राजा खुद सुप्रीम बीइंग थे, जो प्यार और देखभाल से उन पर नजर रखते थे। द्वारका नाम का मतलब ही स्पिरिचुअल लिबरेशन का गेटवे या धरती पर स्वर्ग है। ये कई दरवाजों वाला शहर था जो उन सभी का स्वागत करता था जो रिफ्यूज और राइचियसनेस चाहते थे। मुख्य महल, जहां कृष्ण रहते थे, कीमती रत्नों से सजा हुआ था और वहां से समुद्र का ब्रेथ टेकिंग व्यूज दिखता था। ये शहर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का परफेक्ट ब्लेंड था। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, ये एक ऐसी जगह थी जहां कोई धार्मा के रास्ते पर चलते हुए एक फुल लाइफ जी सकता था। ये लेजेंडरी शहर, जिसे एक गॉड ने बनाया था, ग्लोरियस पास्ट का एक पावरफुल सिंबल बना हुआ है, धरती पर एक परफेक्ट किंगडम का डिवाइन प्रॉमिस। द्वारका जैसा दिव्य शहर भी समय और कर्म के नियमों से अछूता नहीं था। उसके विनाश के बीज एक श्राप ने बोए थे। कहानी महान कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद शुरू होती है। कौरवों की मां गांधारी अपने 100 बेटों के नुकसान से बहुत दुखी थीं। गहरे दुख और गुस्से के उस पल में उन्होंने भगवान कृष्ण को इस विनाश के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्हें लगा कि कृष्ण युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस दर्द से भरी हुई उन्होंने एक पावरफुल कर्ज दिया कि कृष्ण का अपना कुल यादव आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा, जैसे उनके बेटे हुए थे। भगवान कृष्ण डिवाइन होने के नाते इस श्राप को ग्रेस के साथ स्वीकार किया। उन्हें पता था कि ये ग्रैंड कॉस्मिक प्लान और क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के इनएविटेबल साइकिल का हिस्सा था। जैसे जैसे साल बीतते गए, यादव सोने के शहर में रहने के बावजूद एरोगेंट और डिसरिस्पेक्टफुल हो गए। उनकी प्रॉस्पेरिटी उन्हें राइचियसनेस के रास्ते से दूर ले गई। एक दिन कुछ युवा यादव राजकुमारों ने नशे की हालत में कुछ रिवियर्ड सेजेस, जिनमें विश्वामित्र और नारद भी शामिल थे, के साथ एक क्रूर मजाक किया। उन्होंने कृष्ण के बेटे सांबा को एक प्रेग्नेंट वुमन के रूप में डिस्गाइज किया और सेजेस से बच्चे के जेंडर की भविष्यवाणी करने को कहा। उनकी स्पिरिचुअल पावर्स का मजाक उड़ाते हुए सेजेस इस इंसोलेंस से नाराज होकर धोखे को समझ गए। उनकी स्पिरिचुअल पावर इमेंस थी और उनका गुस्सा राइचियस था। उन्होंने यादव राजकुमारों को श्राप दिया, भविष्यवाणी की कि सांबा एक आयरन क्लब को जन्म देगा और यही क्लब
पूरे यादव क्लैन के अनाइलेशन का कारण बनेगा। श्राप ठीक वैसे ही सामने आने लगा जैसा बताया गया था। सांबा ने लोहे के एक लंप को जन्म दिया। डरे हुए राजा उग्रसेन ने क्लब को बारीक पाउडर में पीसकर समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। यादवों को लगा कि उन्होंने डिजास्टर को टाल दिया है, लेकिन डेस्टिनी को इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। बारीक लोहे का पाउडर किनारे पर बह गया और शार्प ब्लेड लाइक घास के एक पैच में उग गया। गांधारी और सेजस का श्राप आखिरकार फलित हुआ। यादव एक त्योहार के दौरान बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड हो गए और एक ट्रिवियल आर्गुमेंट शुरू किया जो एक वायलेंट अनकंट्रोलेबल ब्रॉल में बदल गया। उन्होंने सी शोर पर उगने वाली शार्प एज्ड घास को एक दूसरे पर हमला करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इस ट्रैजिक सिविल वॉर में पूरा यादव क्लैन वाइप्ड आउट हो गया, जिससे श्राप पूरा हुआ। अपने परिवार के चले जाने और अपने अर्थली मिशन के पूरा होने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना मॉर्टल फॉर्म छोड़ दिया। उनके जाने के तुरंत बाद ग्लोरियस शहर द्वारका समुद्र के हवाले हो गया। उसके गोल्डन टावर्स लहरों के नीचे गायब हो गए। सदियों तक द्वारका की कहानी को सिर्फ एक मिथ माना जाता था, महाभारत की एक सुंदर कहानी। कई लोगों का मानना था कि ये किसी कवि की कल्पना थी। हालांकि 20वीं सदी में डॉ.एस.आर. राव नाम के एक पायनियरिंग आर्कियोलॉजिस्ट ने इन एंशिएंट टेक्स्ट्स को गंभीरता से लिया। उनका मानना था कि स्क्रिप्चर्स में एक वास्तविक हिस्टोरिकल पास्ट के सुराग थे। इस कन्विक्शन से प्रेरित होकर उन्होंने अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम का नेतृत्व किया ताकि गुजरात के आधुनिक शहर द्वारका के पास समुद्र की खोज की जा सके। वह यह जानने के लिए दृढ़ थे कि पीढ़ियों से चली आ रही लेजेंड्स में कोई सच्चाई थी या नहीं। डॉ. राव और उनकी टीम के प्रयास व्यर्थ नहीं गए। 1983 और 1990 के बीच उन्होंने कुछ एस्टॉनिशिंग डिस्कवरीज की। अरब सागर में डूबे हुए उन्हें एक फोर्टिफाइड सिटी के अवशेष मिले। उन्हें मैसिव स्टोन वॉल्स, वेल लेड आउट बैस्टियंस और वेरियस शेप्स और साइजेस के स्टोन एंकर्स मिले। ये स्ट्रक्चर्स एक प्रॉस्परस पोर्ट सिटी के अस्तित्व का सुझाव देते थे, ठीक वैसे ही जैसा एंशिएंट टेक्स्ट्स में बताया गया था। सबमर्ज्ड स्ट्रक्चर्स का लेआउट महाभारत में द्वारका के डिस्क्रिप्शन से मेल खाता था। ये इतिहास और आर्कियोलॉजी के लिए एक ब्रेथ टेकिंग मोमेंट था, मिथ और रियलिटी के बीच के गैप को जोड़ना। उन्हें मिले आर्टिफैक्ट्स भी उतने ही कंपेलिंग थे। उन्हें एंशिएंट पॉटरी, स्टोन बीड्स और ब्रॉन्ज और कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक स्टोन सील थी जिसमें 3 हेडेड एनिमल मोटिफ था, जो स्क्रिप्चर्स में पाए गए डिस्क्रिप्शंस के समान था। इन आर्टिफैक्ट्स की रेडियो कार्बन डेटिंग ने उन्हें 1500 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच के समय में रखा, जो महाभारत युग की ट्रेडिशनल टाइमलाइन के साथ अलाइन होता है। इन साइंटिफिक फाइंडिंग्स ने टैंजिबल एविडेंस प्रदान किया कि इस स्थान पर वास्तव में एक सिग्निफिकेंट सेटलमेंट मौजूद था और वह समुद्र में डूब गया था, जिससे एंशिएंट स्टोरी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला। अन्य एजेंसियों द्वारा हाल ही में की गई खोजों ने इस काम को जारी रखा है, जिसमें सी बेड को मैप करने के लिए एडवांस्ड सोनार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। इन सर्वेज ने एक बड़े क्षेत्र में फैले और भी एक्सटेंसिव अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स का खुलासा किया है, जो पहले की कल्पना से कहीं बड़े शहर का सुझाव देते हैं। उन्होंने ग्रिड लाइक पैटर्न्स की पहचान की है, जो सिटी स्ट्रीट्स और लार्ज बिल्डिंग्स की फाउंडेशंस की तरह दिखते हैं। हालांकि इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स के बीच बहसें जारी हैं, इन डिस्कवरीज ने द्वारका की कहानी को बदल दिया है। ये अब सिर्फ एक लेजेंड नहीं है, ये एक प्रोफाउंड आर्कियोलॉजिकल पजल है जिसे पूरी तरह से सुलझाया जाना बाकी है। एक खोई हुई दुनिया धीरे धीरे अपनी सीक्रेट्स को गहराइयों से उजागर कर रही है। द्वारका का महत्व उसके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से कहीं ज्यादा है। ये लाखों लोगों के दिलों में एक सीक्रेट प्लेस रखता है। ये भारत के साथ सबसे प्राचीन होली सिटीज या सप्तपुरी में से एक है और एक मेजर पिलग्रिमेज साइट है। आधुनिक द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इस एंड्यूरिंग फेथ का एक बीकन है। भक्त मानते हैं कि ये मंदिर कृष्ण के ओरिजिनल रेजिडेंस के पास बना है। उनके लिए
द्वारका एक खोया हुआ शहर नहीं है, बल्कि एक लिविंग प्रेजेंस है, एक ऐसी जगह जहां भगवान कृष्ण की डिवाइन स्पिरिट को आज भी महसूस किया जा सकता है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन द्वारका की लेगेसी को अलाइव और वाइब्रेंट रखता है। द्वारका की कहानी एक पावरफुल मॉरल और फिलोसॉफिकल लेसन का काम करती है। ये डिवाइन ग्लोरी, ह्यूमन फैलिबिलिटी और समय की इनएस्केपेबल नेचर की कहानी है। शहर का उदय एक डिवाइन किंग के तहत धर्म और राइचस लिविंग के पीक को दर्शाता है। हालांकि उसका पतन एक स्टार्क रिमाइंडर है कि एरोगेंस, डिसरिस्पेक्ट और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सबसे प्रॉस्पेरस सोसाइटी का भी पतन कर सकते हैं। यादवों पर पड़ा श्राप और शहर का बाद में डूब जाना कर्म के कॉस्मिक लॉ का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और अगर लोग अपनी मॉरल कंपस खो दें तो एक गोल्डन किंगडम भी बह सकता है। द्वारका का रहस्य ह्यूमन इमेजिनेशन को लगातार मोहित करता रहता है। ऐसा मैग्निफिसेंट शहर पूरी तरह से क्यों डूब गया, जबकि लेजेंड्स कृष्ण की इच्छा के अनुसार शहर को समुद्र के हवाले करने की बात करती है। वैज्ञानिक मैसिव सुनामी या साइज्मिक एक्टिविटी के कारण सी लेवल में अचानक वृद्धि जैसे सिद्धांतों का प्रस्ताव करते हैं। चुनौती एपिक नैरेटिव को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस के साथ रिकंसाइल करने में है। हाल के सर्वेज में वर्णित सबमर्ज्ड सिटी का शीयर स्केल एक टैंटलाइजिंग पजल प्रस्तुत करता है। उस युग की एक सभ्यता इतनी सोफिस्टिकेटेड और मैसिव पोर्ट सिटी कैसे बना सकती थी? ये अनसुलझे सवाल हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देते हैं और आगे की खोज को प्रेरित करते हैं। आखिरकार द्वारका फेथ, हिस्ट्री और मिस्ट्री का एक सुंदर संगम बनी हुई है। ये एक ऐसी जगह है जहां मिथोलॉजी टैंजिबल महसूस होती है और जहां साइंस धीरे धीरे एंशिएंट विजडम तक पहुंच रही है। सबमर्ज्ड रूइंस एक ग्लोरियस पास्ट का एक साइलेंट टेस्टमेंट है, जबकि किनारे पर स्थित लिविंग टेंपल अनडाइंग डिवोशन का एक वाइब्रेंट सिंबल है। चाहे एक हिस्टोरियन, एक साइंटिस्ट या एक डिवोटी के लेंस से देखा जाए, द्वारका की कहानी ऑ इंस्पायरिंग है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे इतिहास और आध्यात्मिकता में वास्ट डेप्थ्स हैं, जिन्हें अभी खोजा जाना बाकी है, जो सिर्फ सतह के नीचे छिपे हुए हैं, हमारे खोजने का इंतजार कर रहे हैं।